नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीट पात्रता परीक्षा 2024-25 की हमारी जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि आपके साइकोलॉजी में जो नया टॉपिक जुड़े हुए थे उसमें से हमने सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लिया है और उसके अंतर्गत हम 6 क्लासें इससे पूर्व करवा चुके हैं। आज हमारी अंतिम क्लास रहेगी NEP 2020 की स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन, यानी कि NEP 2020 के बारे में हमने इससे पूर्व 6 क्लास में चर्चा की है। ये आप देख सकते हैं कि 6 क्लास जो हमारी हैं पहले से प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। यहाँ पर टोटल 6 क्लास जो हम करवा चुके हैं और इन क्लासों में टोटल आज की जो 7वीं क्लास है उस समय तक टोटल 2 घंटे का हमारा जो है कार्यक्रम रहा है। और इस 2 घंटे की क्लासेस अगर आपने देख ली तो निश्चित तौर पर NEP 2020 का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बिल्कुल व्यवस्थित और एक एक अध्याय को लेकर हमने यहाँ पर चर्चा की है। आपके पाठ्यक्रम में जो बिंदु शामिल है उन पर हमने व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर चर्चा की है। आप सभी जो हैं, अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो निश्चित तौर पर पहले वाली 6 क्लास जो हैं लगभग 2 घंटे की क्लास है टोटल आज तक जो क्लासें रही है NEP 2020 की। उसके अलावा देखिए हिंदी शिक्षण वीडियो की हमारी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको कम से कम 14,000 स्टूडेंट ने अब तक देख चुके हैं। गणित शिक्षण वीडियो की भी हमारी क्लासेस चल रही है जिसकी आगामी क्लास कल जो है टॉपिक 3 गणित की भाषा पर आएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे हिंदी शिक्षण वीडियो की हमने जो क्लासेस पहले ली थी ये थ्योरी क्लासेस, उसके बाद में हमने अब जो है PYQ और MCQ वाली सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत हम 3 टॉपिक के PYQ जो है वो करवा चुके हैं। आगे हम चौथे टॉपिक का PYQ जो है लेकर आएंगे। अब हम जो है संस्कृत की शिक्षण विद्या भी चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत का जो है आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ने जो है सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत का चयन किया है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये देखिए आप, आज हम बात करेंगे अध्याय 7 जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन यहाँ से 2 या 3 फैक्ट हैं। जिस प्रकार से आपके अध्याय 3 जो था ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं था, फिर भी हमने करवाए हैं क्योंकि भाग 1 जो है आपका स्कूली शिक्षा, उसमें से केवल 2 टॉपिक ऐसे थे जहाँ जो आपके रीट के पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी हमने आपको कवर करवा दिया है ताकि आपके आउट ऑफ सिलेबस भी अगर प्रश्न आ जाए तो आप निश्चित तौर पर कर पाएँ। 5 पॉइंट है, आप निश्चित तौर पर आराम से याद कर सकते हैं, इसलिए हमने इनको शामिल करने का प्रयास किया है। तो बिल्कुल छोटा है। देखिए आप, अध्याय 7 में हम बात करेंगे स्कूल कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। अब इसके बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो आज की क्लास में ही अपना कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम टॉपिक स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। तो देखिए आप, स्कूल कॉम्प्लेक्स की क्या अवधारणा है। विद्यालय परिसर यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है इसकी अवधारणा या सुझाव जो है सर्वप्रथम कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है 1964-66 में, तो इन्होंने जो है सुझाव दिया था, मगर लागू जो है नहीं हो पाया था। स्कूल परिसर यानी कि आपके यूँ कह सकते हैं विद्यालय परिसर या स्कूल कॉम्प्लेक्स की अवधारणा का सुझाव सबसे पहले जो है किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66 में। लेकिन ये जो है सुझाव लागू नहीं हुआ। फिर बाद में क्या हुआ देखिए, 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स जो है स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र व बाल भवन बनाए जाएंगे। ये सभी जो हैं स्कूल परिसर के तहत बनाए जाएंगे। स्कूल परिसर के अंतर्गत देखिए आप, इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व करेगा CDEO व CBEO, यानी कि चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और चीफ जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये आपके इसका यूँ कह सकते हैं कि नेतृत्व करेंगे और प्रत्येक जिले व राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करे। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक राज्य व जिलों को क्या किया जाएगा? प्रोत्साहित किया जाएगा। किसके लिए? बाल भवन के लिए। बस ये केवल इतना सा आपके जो है अध्याय 7 में स्कूल कॉम्प्लेक्स वाले में आपको ये 4 फैक्ट याद रखने, इसलिए हमने आपको यहाँ पर जो है कवर करवा दिया। सबसे पहले इसकी अवधारणा या सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग कब आया? 1964-66 में। लेकिन ये जो है आयोग ने जो सुझाव दिया वो लागू नहीं हुआ था। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे और इसके अंतर्गत इन स्कूलों में देखिए स्कूल भी, इस परिसर में स्कूल भी होगा, खेल मैदान भी होगा, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र और बाल भवन बनाए जाएंगे।
इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो CDO जो है चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और CBEO का मतलब होता है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ये जो है आपके इसका नेतृत्व करेंगे और प्रत्येक जिले व राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा किसके लिए? बाल भवन स्थापित करने के लिए। ये आपके अध्याय 7 जो है कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब अध्याय 7 आपके कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका अंतिम जो आपके रीट के पाठ्यक्रम में जो सिलेबस के अंतर्गत शामिल बिंदु हैं वो है आपका मानक निर्धारण वाला। तो वहाँ पर उससे पहले हम देखेंगे कि स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है उस पर देखिए ये 10 जनवरी को जो डाउनलोड किए हैं स्टूडेंट्स ने, उनका यहाँ पर मैं देखिए स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। कितने सारे स्टूडेंट जो हैं 10 जनवरी को जो है यहाँ पर ऐप को डाउनलोड किया है। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल का जो ऑप्शन है वहाँ आपको इस NEP 2020 का जो है 100 या 150 प्रश्न का जो है टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये क्लासेस जिसने भी ली हैं एक बार ज़रूर वो टेस्ट को दे, वो निःशुल्क रहेगा, ताकि आपके इस पूरे चैप्टर से कोई भी अगर प्रश्न आता है इस यूनिट से तो आपकी गलत नहीं होगा, क्योंकि 100 प्रश्नों के माध्यम से 100 में से अगर आपने हमारी क्लास देखी तो 100% आप प्रश्न जो है वहाँ पर कर पाएंगे, तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करेंगे अंतिम बिंदु आपका है अंतिम अध्याय 8 जो है आपका स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। ये भी काफ़ी छोटा पॉइंट है। यहाँ पर देखिए आप ये अपने रीड के पाठ्यक्रम में जो बिंदु है वो मैं अब यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। देखिए ये बिंदु अपने रीड के पाठ्यक्रम में है, ये आपके रीड के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने करवा दिया है अध्याय 3। और उसके अलावा देखिए आप अध्याय आपके 7 जो है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी करवा दिए। क्यों करवाएं? क्योंकि 5 + 5 लगभग 10 फैक्ट जो है आपको एक्स्ट्रा याद करने पड़े, लेकिन अब जो है आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे कि इस स्कूली शिक्षा से लेकर कोई भी प्रश्न अगर आपके आता है तो आप गलत नहीं करोगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 में अपने स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यापन जो है उसकी क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है। मतलब शिक्षा नीति के मानक जो हैं उनको स्थापित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए कुछ मानकों को स्थापित किया गया है जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब इसका क्रम जो है ये आपको निश्चित तौर पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भले यहाँ से, ये क्रम इसी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए स्कूली शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग का क्या कार्य रहेगा? शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, यानी कि शिक्षा संबंधी जो नीतियां हैं उसका निर्धारण कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट काम किसका है? स्कूल शिक्षा निदेशालय का। स्कूल शिक्षा निदेशालय जो है वो आपके इन नीतियों को क्रियान्वित करेगा एवं मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि अवलोकन करने का जो कार्य है, मॉनिटरिंग करने का कार्य, क्रियान्वयन करने का, वो कौन करेगा? आपके स्कूल शिक्षा निदेशालय। ये जितने भी मानक जो हैं उसके बाद में क्या होगा? SCERT, जिसको राजस्थान में RSCERT कहा जाता है, वो है उसका मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर। तो RSCERT जो है आपके उदयपुर, वो अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम प्लस शैक्षणिक तीनों प्रकार के कार्यों को देखेगा, प्लस SQAAF यानी कि स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क। इसका अर्थ होता है स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क। इसका निर्माण कौन करेगा? SCERT जो है सुझाव लेगा और सुझाव लेने के बाद जो है इसका निर्माण करेगा SQAAF। इसके फुल फॉर्म जो मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको यहाँ पर बता दिए। फिर काम रहेगा SSSA यानी कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। तो ये चारों का जो क्रम है, इनके चारों के कार्य हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, और मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब आप देखिए ये तो अपने स्कूली शिक्षा वाला पूरा पाठ्यक्रम जो आपके रीट के पाठ्यक्रम में वो सारे कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अब हम उच्च शिक्षा से लेकर भी आपको जो है कुछ प्रश्न हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। 4 या 5 फैक्ट हैं, ये आप कंप्लीट कर ले ताकि उच्च शिक्षा से लेकर भी कोई प्रश्न आ जाए NEP 2020 के अंतर्गत तो आप आसानी से कर पाओगे। सबसे पहला आपका सबसे फेमस प्रश्न है ABCID जो बच्चों की बन रही हैं आपके, यूँ कह सकते हैं कि कॉलेज एजुकेशन के लिए 12वीं पास करने के बाद। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसकी फुल फॉर्म है, जिसको शिक्षा बैंक क्रेडिट भी कहा जाता है। और उच्च शिक्षा में GER यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, इसका सकल नामांकन अनुपात जो है वो 50% लक्ष्य है। अब 50% लक्ष्य कब तक है? 2035 तक। 2035 तक कितना करना है? 50% करना है। जब आपने स्कूली शिक्षा यानी विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत देखा था
तो GER का 100% कब तक करना था आपको? 2030 तक। लेकिन यहाँ पर 2035 तक करना है 50% और 100% करने का लक्ष्य है 2050 तक। तो ये आपके उच्च शिक्षा के लिए है। उसके अलावा एमफिल जो कार्यक्रम होता था उसको क्या कर दिया गया है? समाप्त। और PhD के लिए स्नातकोत्तर यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, या तो आपके PG अनिवार्य हैं PhD के लिए, या फिर 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री। अलग से कोई स्नातक डिग्री है तो उसके लिए वैलिड नहीं है। 4 वर्षीय अगर किसने करेगी कुल मिलाकर, या तो आपने यूँ कह सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन 3 साल की प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की जो आपने कर रखी है तो आप PhD कर पाओगे, या फिर आपने 4 वर्ष के शोध के साथ स्नातक डिग्री की है यानी कि इंटीग्रेटेड डिग्री जो प्राप्त की है 4 वर्ष की, तो आप PhD के लिए मान्य हैं। अब नेक्स्ट है आपके NEP 2020 में बहुविषयक स्नातक शिक्षा की अनुशंसा की गई है। डिग्री के प्रत्येक 4 वर्ष के लिए निम्न उपाधियाँ दी जाएगी। अगर आपने 1 वर्ष पूर्ण कर दिया है तो आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष आपने पूर्ण किया तो डिप्लोमा मिलेगा। 3 वर्ष पूर्ण किया है तो आपको डिग्री मिलेगी। और अगर आपने 4 वर्ष पूर्ण किए हैं कंप्लीट तो आपके डिग्री विथ रिसर्च। तो कुल मिलाकर आपके ये उच्च शिक्षा का जो मैटर था वो भी आपके यहाँ पर कवर हो चुका है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही रीड में पूछी जाएगी। वैसे भी हमने काफ़ी जो है व्यवस्थित ढंग से पढ़ लिया है, अब इससे डीप जो है परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। लास्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि व्यावसायिक शिक्षा जो है उसके अंतर्गत कब से शुरू की जाएगी व्यावसायिक शिक्षा? तो व्यावसायिक शिक्षा आपके कक्षा 6 से जो है वो शुरू की जाएगी। ये यहाँ पर NEP 2020 आपके कंप्लीट होता है। सभी अध्याय हमने कर लिए हैं और अब आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव जो है यूँ कह सकते हैं PYQ प्लस MCQ वाली एक वीडियो आए इसके ऊपर, तो हम निश्चित तौर पर 100 या 50 इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। और उसके अलावा स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर ये सारे जो है निःशुल्क दे रखे हैं टेस्ट। तो उस निःशुल्क टेस्ट के अंतर्गत आप NEP 2020 के टेस्ट दें। वहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं, अगर आपने थ्योरी क्लास अगर बाई चांस नहीं भी ली है तो भी वहाँ पर आपने जो पढ़ा है उसमें 100% आपके जो है क्वेश्चन परीक्षा में बैठ जाएंगे। अब देखिए हम किसी नए विषय को लेकर, नए बिंदु को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें हम संस्कृत की शिक्षण विधियों पर चर्चा करेंगे और गणित की शिक्षण विधियाँ भी हमारे चल रही है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि बढ़िया दमदार तरीके से आप जो है इन क्लासों को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कॉलेज ग्रुप में यूँ कह सकते हैं कि शेयर कीजिए। और मोबाइल एप्लीकेशन से आप सभी साथी जो हैं निश्चित तौर पर वहाँ पर टेस्ट दें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए और कोई भी आपको रीट पात्रता परीक्षा जो है उसको उत्तीर्ण करने से न रोक पाए। और रीट मुख्य परीक्षा में भी ये टॉपिक आपके बेहद ही काम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।